नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों, आज ट्रिपल सी की ऑनलाइन सीरीज की हमारी ये 7वीं क्लास है और आज की क्लास के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वो कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास से हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों क्या क्या टॉपिक है एक बार उन्हें देख लेते हैं जल्दी से। आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी क्या मेजरमेंट की यूनिट होती है वो भी देखेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट दोस्तों कंप्यूटर का वह हिस्सा होती है जिसमें हम डेटा, इंफॉर्मेशन या दूसरे मीडिया को हम स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो बार बार आते हैं, एक एक करके उन्हें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम दोस्तों क्या होता है? डेटा को रीड करने में लगा समय, जितना टाइम लगता है डेटा को रीड करने में उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। तो अगर एक्सेस टाइम कम है तो हम उसकी स्पीड ज्यादा समझते हैं उस मेमोरी की, और अगर एक्सेस टाइम ज्यादा है, डेटा को रीड करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली है कि उसकी स्पीड है वो कम है। फिर उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज करने की क्षमता, कितनी ज़्यादा क्षमता है, कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है उसकी स्टोरेज करने की, इससे भी हम मेमोरी यूनिट को कैटेगराइज करते हैं। फिर उसके बाद है उसकी कॉस्ट। कुछ मेमोरी डिवाइसेस होती है उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और कुछ मेमोरी डिवाइसेस होती हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब इस ग्राफ से, इस पिरामिड से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसी तीन चीज़ों को, एक्सेस टाइम, स्टोरेज और कॉस्ट को। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर है यहाँ पर रजिस्टर्स जो सीपीयू का ही पार्ट होते हैं, प्रोसेसर का ही पार्ट होते हैं। और फिर आती है कैश मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होते हैं। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है। फिर उसके बाद हमारी मेन मेमोरी होती है जिसमें हमारे रैम और रोम होते हैं। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी देखने को यहाँ पर इस पिरामिड में मिल रही है। तो इस पिरामिड में दोस्तों जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो देख रहे हैं आप, ये एक एरो नीचे की तरफ गया है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी नीचे जाने पर बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है मेन मेमोरी की यानी प्राइमरी मेमोरी की, फिर कैश मेमोरी की उससे भी कम होती है और रजिस्टर की सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आप कभी भी आज की डेट में अगर कोई लैपटॉप खरीदेंगे, आपके पास नहीं भी लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आपके पास मोबाइल जरूर होगा, तो आप जानते होंगे जो भी आपके पास मोबाइल हो जनरली उसमें 2-3 जीबी की रैम होती है ना, रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी। और जो उसमें इंटरनल मेमोरी होती है वो जनरली आपको आज की डेट में 64 जीबी या फिर 32 जीबी या फिर 128 जीबी इस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये जो इंटरनल मेमोरी होती है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमेशा रैम से ज्यादा होती है ना। तो सिमिलरली डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपका कंप्यूटर डिवाइस होता है उसमें भी प्राइमरी मेमोरी कम होती है जनरली सेकेंडरी मेमोरी से। क्यों? क्योंकि वो महंगी होती है। फिर उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी इसकी और कम होती है, ये तो एमबी में होती है कैश मेमोरी। और उसके बाद सबसे कम जो मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर्स की। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सेस टाइम जो है वो भी नीचे की तरफ एरो है उसका, यानी नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक्सेस टाइम और स्पीड उल्टा होता है एक दूसरे के, यानी जैसे जैसे एक्सेस टाइम बढ़ेगा उसकी स्पीड कम होगी। जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है रजिस्टर्स की, फिर उसके बाद कैश मेमोरी की, फिर रैम या रोम की यानी मेन मेमोरी की, और सबसे कम स्पीड होती है आपके सेकेंडरी मेमोरी की। और देखिए कॉस्ट ऊपर जाती हुई आपको दिख रही है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो आपके रैम से महंगी होती है, रजिस्टर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आती है वो सबसे ज़्यादा सस्ती होती है। तो इस पिरामिड को आप अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिए, इससे आपको कॉस्ट, एक्सेस टाइम और स्टोरेज कैपेसिटी का आइडिया लग जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की। देखिए दोस्तों, मेमोरी को हम मुख्य रूप से दो भागों में ही डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब दोस्तों होता है सहायक मेमोरी,
सहायक मेमोरी मतलब देखिए क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए मेन काम जो होता है दोस्तों वो आपकी रैम रोम पर ही डिपेंड होता है, और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो सहायक मेमोरी होती है, वो इसको कंप्यूटर को काम करने में मदद करती है, इसलिए ये मेन मेमोरी होती है और ये सहायक मेमोरी होती है ना, इसीलिए हम इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो आप ये नाम भी याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक तरीके की वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का दोस्तों मतलब होता है कि जितनी देर उसमें पावर सप्लाई ऑन है, जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उतनी देर ये डेटा को स्टोर करके रखती है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होती है वैसे ही इसका डेटा इरेज हो जाता है। तो वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो अपने डेटा को सिर्फ पावर सप्लाई ऑन होने तक ही मेंटेन रख पाती है। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, पहली होती है स्टैटिक रैम जिसे एस रैम भी कहते हैं, और दूसरी होती है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। इसमें दोस्तों स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि एक बार जो आपने डेटा रैम में स्टोर किया, यानी कि स्टैटिक रैम में स्टोर किया, और अगर पावर सप्लाई कंटिन्यूसली ऑन है तो ये अपना डेटा मेंटेन रखती है, बनाए रखती है। लेकिन डायनेमिक रैम क्या करती है, अपना डेटा ये धीरे धीरे इरेज अपने आप होने लगता है। इसमें भले ही पावर सप्लाई ऑन है लेकिन इसका डेटा जो होगा वो इरेज होने लगेगा। तो जो डेटा ऑटोमेटिक इरेज होता है उसे ही हम दोबारा से रिफ्रेश करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसलिए इसमें डेटा जो रहता है उसे हम रिफ्रेश करते रहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये स्टैटिक रैम महंगी होती है और डायनेमिक रैम सस्ती होती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम रोम की। रोम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी में जो भी डेटा लिखा होता है या जो भी डेटा स्टोर होता है उसे सिर्फ और सिर्फ रीड करने का काम ही किया जा सकता है। यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है वो रोम में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करके देता है और प्रोसेसर इस डेटा को केवल रीड कर सकता है, उसमें इरेज नहीं कर सकता या अपने एडिशनली कुछ उसमें राइट नहीं कर सकता है। और रोम दोस्तों नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पर भी इसका डेटा जो होता है वो इरेज नहीं होता है, जैसा कि रैम के साथ होता है। रैम का डेटा इलेक्ट्रिसिटी जाने पर इरेज हो जाता है, वैसा रोम के साथ नहीं होता है। रोम का डेटा इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भी इरेज नहीं होता है, इसलिए हम इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए रोम में हम बायोस के इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं। रोम इज यूज्ड टू स्टोर बायोस। बायोस क्या होता है, देखिए दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, यानी कि जब कंप्यूटर को हमें ऑन करना होता है तो जो इंस्ट्रक्शन या जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसे रोम में स्टोर किया जाता है। और ये सारा कुछ जो आपके कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर होता है वो सारा ये डेटा स्टोर करके इसमें पहले से ही देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोम में बायोस स्टोर रहता है। और बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करेंगे रोम कितनी तरह की होती है। पहला है दोस्तों पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा है ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरा है डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब देखिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। प्रोग्रामेबल रोम होती है दोस्तों एक तरीके से ये ब्लैंक रोम होती है, इसमें आप प्रोग्रामेबल होती है यानी कि आप इसमें कोई भी डेटा एक बार स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही आप एक बार डेटा स्टोर कर देंगे फिर उसका डेटा जो भी होता है वो फिक्स हो जाता है और दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। फिर दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो है ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इस तरीके की रोम में दोस्तों आप एक बार डेटा स्टोर करने के बाद दोबारा उसे इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करने के लिए एक अलग से डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है और वो यूवी लाइट का यूज करके, अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करके इसे इरेज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो ये लेटेस्ट कैटेगरी है रोम की दोस्तों, इसे यूवी लाइट का यूज किए बिना भी इलेक्ट्रिकली भी इसे बहुत ही कम समय में
इसका डेटा है वो इरेज किया जा सकता है, लेकिन जो भी एक बार आप इरेज करके दोबारा इसमें राइट कर दोगे वो नॉन वोलाटाइल ही रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भी इसका डेटा इरेज नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए दोस्तों, अभी अब तक हमने रैम और रोम को डिस्कस किया, वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट थे। अब हम सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि हमें स्थायी रूप से यानी परमानेंटली कोई बड़ा डेटा, बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करना है या दूसरे मीडिया को स्टोर करना है, तो हमें एक ऐसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी जो सस्ती भी हो और परमानेंट भी हो, यानी कि वो रैम की तरह ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो उसका डेटा भी चला जाएगा, या फिर वो रोम की तरीके ना हो कि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, दोबारा से इरेज करके कुछ अलग से राइट नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी जो हम जिसमें ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकें, जो उतनी कॉस्टली भी ना हो। तो हमें ज़रूरत पड़ी सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, दो तरह की मेमोरी होती है। एक तो होती है जो कंप्यूटर में फिक्स लगी होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क लगी होती है, और दूसरी होती है रिमूवेबल, जो आप अलग से लगा सकते हो, जैसे कि आप उसमें पेन ड्राइव कंप्यूटर में अलग से लगा सकते हो, सीडी डीवीडी अलग से प्लेस करते हो। तो इस तरीके की जो मेमोरी होती है जो पहले से लगी होती है उसे फिक्स्ड मेमोरी कहते हैं, फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आ जाती है। और जो आप रिमूवेबल होती है, रिमूव कर सकते हो, कभी लगाया कभी उसको रिमूव कर दिया, तो वो रिमूवेबल मेमोरी की कैटेगरी में आ जाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी में देखिए दोस्तों किन किन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है जो फ्लॉपी में, हार्ड डिस्क में और मैग्नेटिक टेप में देखने को मिलता है। फिर ऑप्टिकल डिस्क होती है जैसे कि आपकी सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। और फिर सॉलिड स्टेट मेमोरी भी होती है जैसे कि आपकी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स। अभी इन्हें एक एक करके इनको देख लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जिसमें मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क और फिर मैग्नेटिक टेप। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का यूज आजकल देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, सिर्फ 1.44 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। और हार्ड डिस्क का यूज हालांकि हमें आज भी देखने को मिलता है, आजकल के लैपटॉप में और डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क देखने को मिल जाती है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 टेराबाइट तक हो सकती है। अब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क इन दोनों में ही दोस्तों एक सर्कुलर यानी कि गोल मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता है। एक इस तरीके से मैग्नेटिक गोल डिस्क होती है जिसके ऊपर मैग्नेट की कोटिंग होती है और इसी मैग्नेट की कोटिंग पे ही एक हेड के थ्रू डेटा को राइट किया जाता है या फिर डेटा को रीड किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक डिस्क है और ये एक हेड है, इसके थ्रू ही डेटा को रीड राइट किया जाता है। फिर है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। ये दोस्तों पुराने टाइम में जो हम ऑडियो कैसेट्स यूज करते थे ये कुछ उस तरीके के ही होते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक टेप होता है, उस पर ही सारा का सारा डेटा रीड किया जाता है या राइट किया जाता है। क्योंकि ये एक टेप होता है इसलिए हमें इसमें डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए सीक्वेंशियल पाथ को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि पूरा का पूरा पाथ फॉलो। जैसे कि आपको अगर याद हो कि अगर आप यूज करते हो पुराने टाइम में ऑडियो कैसेट, तो आपको अगर कोई गाना प्ले करना होता था तो पूरा का पूरा फॉरवर्ड करना पड़ता था उस गाने तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके की जो एक्सेस होती है उसे सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंशियल एक्सेस किस में होती है तो आप ये याद रखिएगा कि मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। अब जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में देखने को मिलती है वो है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, जो हमें सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में देखने को मिलती है। ये तीनों ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कुछ इस तरीके की होती हैं, यानी कुछ राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में हमें देखने को मिलती हैं। तीनों ही एक ही तरीके की देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर एक ही फिगर, एक ही डायग्राम आपको दिखाया गया है। सीडी का स्टोरेज सबसे कम होता है, अराउंड 700 MB होता है, और डीवीडी का स्टोरेज सीडी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों जरूर याद रखिएगा, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों ही फुल फॉर्म इसके हो सकते हैं, अगर कोई भी आता है तो आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, हालांकि अगर दोनों ही एक साथ ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है दोस्तों वो 4.7 GB से 17 GB तक हो सकती है। और जो तीसरी है कैटेगरी दोस्तों वो है ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से 50 GB तक होती है, यानी अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB होगी और डबल लेयर है तो 50 GB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है। अब हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की, जो है सॉलिड स्टेट मेमोरी। इसमें किसी तरीके की कोई आपको डिस्क देखने को नहीं मिलती है या कोई टेप देखने को नहीं मिलता है, ये एक पूरी सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, जैसे कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये आजकल के टाइम में इनका बहुत यूज होता है। इनकी स्टोरेज क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी पुराने यानी कि ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाली जो डिवाइसेस हैं उनके कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा होती है और इनका साइज भी काफी कम होता है। जैसे कि पेन ड्राइव को दोस्तों हम यूएसबी या थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और यूएसबी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी स्टोरेज क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेकर के 512 GB तक हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली इसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से 512 GB तक देखने को हमें मिल जाती है। अब दोस्तों इस फिगर के थ्रू आप जो कैटेगराइजेशन है वो अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी 2 कैटेगरी की होती है, एक रैम और रोम। रैम 2 होती हैं जिसमें स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है, और रोम के 3 पार्ट बताए थे, 3 कैटेगरी बताए थे, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। उसी तरीके से सेकेंडरी जो डिवाइसेस होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, वो फिक्स्ड और रिमूवेबल 2 कैटेगरी में होती हैं। फिक्स्ड में जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और रिमूवेबल में जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, ये सारे आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेमोरी को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं। तो दोस्तों मेमोरी को मेजर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज होती है वो है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अगर यूनिट क्या होती है दोस्तों, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं, जैसे कि हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं जनरली, और जो दूरी है यानी डिस्टेंस है उसे हम मीटर में या किलोमीटर में, इन सब में मेजर करते हैं। तो जिस चीज में मेजर करते हैं उसको हम यूनिट कहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि मेमोरी को हम किस चीज में मेजर करते हैं यानी मापते हैं। तो मेमोरी को हम मापते हैं, वो है सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो से कहते हैं बिट। बिट का मतलब होता है दोस्तों 0 या 1। 0 या 1 यानी कि मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट तो हो गई बिट। अब इसके बाद क्या क्या यूनिट यूज होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे कि 4 बिट से मिलकर बनता है 1 निबल, यानी कि 1 निबल में 4 बिट होते हैं, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं, और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, 1 GB में यानी 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, और 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। इस तरीके से ही आगे ये चार्ट बढ़ता चला जाता है। आपको दोस्तों ये जो रेड किया हुआ वाला जो पार्ट है ये जरूर यहाँ तक तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे जो ग्रेटेस्ट या फिर कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होती है वो होती है जियोबाइट। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि हाईएस्ट मेमोरी यूनिट जो यूज होती है वो है जियोबाइट जीबी। हालांकि जीबी यहाँ पर भी है, लेकिन इससे और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जीबी यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो है जियोबाइट। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही था, लेकिन आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला जो आपको कमेंट करके बताना है वो है, आपको लिखना है फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का क्या फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको रोम का फुल फॉर्म लिखकर बताना है। कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। अगली क्लास में हम इन सारे क्वेश्चंस के सही आंसर आपको बताएंगे। बिट का फुल फॉर्म आपको बताना है। और ये 2 क्वेश्चन दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में है। बाइट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ यूनिट। जो बाइट होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोम इज वोलाटाइल मेमोरी। रोम जो होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको कमेंट करके बताना है। आज की क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों हम पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि राइट टू मोबाइल एप्स, तो दोस्तों इसमें आप कुछ भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर सही आंसर हो सकते थे आरोग्य सेतु, IRCTC, भीम, या दूसरे डिजिटल पेमेंट ऐप, या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब भी आप लिख सकते थे।
दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शंस आपके पास थे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, ऑल ऑफ द अबव या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सही आंसर है दोस्तों इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तीसरा और चौथा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में था। पहला जो तीसरा क्वेश्चन था वो था सोर्स कोड ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल। तो सही है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर था ट्रू। और सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये गलत है, फॉल्स है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।